नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन इन हिंदी में। और डेट है आज की 15 जून 2020। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं हमें कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस करने हैं। यहाँ पर इंडिया नेपाल रिलेशनशिप के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि भारत नेपाल के बीच में क्या संबंध रहे हैं। अगर भारत नेपाल संबंध से संबंधित कोई मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको इस वीडियो के बाद आसानी से आंसर राइटिंग कर सकेंगे। उसके बाद बिहाइंड द कर्व, इसमें एक या दो लाइन इंपॉर्टेंट हैं, जीएसटी कंपनसेशन से संबंधित है, इसको भी हम थोड़ा सा एक्सटेंड करके डिस्कस करेंगे। दूसरी बात यहाँ पर की जाए मेकिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है कोविड-19 के दौरान क्या सेफ़ होगा, इससे संबंधित जो कंसर्निंग इशूज़ हैं और जो सुझाव हैं उनको भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक छोटा सा जो आर्टिकल है जीएसटी कंपनसेशन, उसके बारे में एक दो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उनको जान लेते हैं। देखो, जीएसटी की शुरुआत हुई थी 2017 में और इसको लागू करने के वक्त केंद्र ने क्या कहा था? केंद्र ने कहा था कि भाई 5 वर्षों तक यानी 2022 तक जो है राज्यों को जो क्षतिपूर्ति होगी, यानी जो कंपनसेट होगा, उसकी भरपाई कौन करेगा? उसकी भरपाई करेगा सेंट्रल अपनी ओर से, अपने हिस्से में से। लेकिन अभी राज्यों के द्वारा कई बार ये मांग की जा रही है कि उनका जीएसटी कंपनसेशन जो है वो टाइम से नहीं दिया जा रहा है। अब जो कि कोविड-19 से निपट रहे हैं राज्य, तो उनके पास क्या फंडिंग की कमी हो रही है और केंद्र जो है उनको कंपनसेशन की जो अमाउंट है वो पे नहीं कर रहा है। तो इससे राज्यों की जो इफ़िशियंसी है कोविड-19 से और विभिन्न प्रकार की जो अव्यवस्थाएं कोविड-19 के कारण प्राप्त हुई हैं, उनको टैकल करने में स्टेट जो हैं वो फेल से हो रहे हैं। तो इसके लिए इस आर्टिकल में कहा गया कि गवर्नमेंट को यानी सेंट्रल को जल्द से जल्द कंपनसेशन दिया जाना चाहिए। अभी 4 जून को कुछ कंपनसेशन की राशि गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव की गई है स्टेट्स के लिए, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। बस इसमें यही लिखा है कि स्टेट जो है वो कंपनसेशन की मांग कर रहे हैं और सेंट्रल को ये प्रोवाइड कराना चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो सबसे पहला आर्टिकल है, काफ़ी डिटेल से हम इसको डिस्कस करेंगे। इंडिया नेपाल रिलेशनशिप के बारे में है। देखो, इंडिया नेपाल अभी हाल ही में डिस्प्यूट आया है लिम्पू दरिया और लिपुलेख और धारचूला के बीच। इन तीनों को नेपाल ने अभी 10 जून को एक अमेंडमेंट किया था अपने संविधान में और मैप डिस्कस किया है। वहाँ पर एक नया पॉलिटिकल मैप जारी किया जिसमें लिपुलेख, लिम्पू दरिया और धारचूला को अपना हिस्सा बताया है, यानी अपना भाग बताया है, जबकि ये भारत के अभिन्न अंग हैं। अगर बात की जाए इस डिस्प्यूट की, तो इस डिस्प्यूट से संबंधित जो यहाँ पर एक बात ये भी लिखी हुई है आर्टिकल में कि भारत और नेपाल को ये डिस्प्यूट जो है जल्द से जल्द सेटबैक करना चाहिए, यानी सुलझाना चाहिए, नहीं तो ये क्या कर जाएगा, बैकफायर कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि कई महीनों की अलगाव के बाद इंडिया नेपाल जो है रिलेशनशिप को परसीव कर रहे हैं। यहाँ पर हमने देखो जो बताया, लिपुलेख, काला पानी और लिम्पू दरिया, ये 3 जो टेरिटरी हैं इंडिया के कंट्रोल्स में हैं और ये नेपाल के द्वारा क्लेम की गई हैं और नेपाल ने अपने नए पॉलिटिकल मैप में इसको दर्शाया है। उसके बाद अगर बात की जाए, यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि नेपाल के साथ जो रिसेंटली जो मतभेद हैं वो किस प्रकार से बढ़े हैं। 2019 में जब इंडिया ने जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटा था, एक जम्मू और लद्दाख यूनियन टेरिटरी में, तो इसका विरोध जो है नेपाल के द्वारा किया गया था। नेपाल ने कहा था कि ये डिस्प्यूटेड रीजन है और इसको 2 अभिन्न अंगों में बांटना इंडिया के लिए ये कंसर्निंग इशूज़ है, मतलब कि उसने इसका विरोध किया था जम्मू कश्मीर को यूटी बनाने का। उसके बाद अगर बात की जाए, यहाँ पर अगले आर्टिकल में देखो क्या कहा जाता है, जिसको हम बाद में डिस्कस। यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि इससे पहले 2000 और 2014 में इंडिया नेपाल के बीच में काला पानी और सूस्ता विवाद के लिए टास्क हुई थी, लेकिन उनसे कुछ नहीं निकल कर सामने आया। अभी इंडियन आर्मी के जो चीफ हैं जनरल नरवणे, उनके द्वारा एक स्टेटमेंट दी गई है कि नेपाल जो है बीस्ट ऑफ चाइना है। बीस्ट ऑफ चाइना का मतलब यहाँ पर यह है कि चाइना का पिछलग्गू है। पिछलग्गू का मतलब ये होता है कि जो उसके अनुसार काम करे, यानी कर्ता जो है अपने बस में ना होकर किसी अन्य की होल्डिंग पावर किसी अन्य की हो। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर नेपाल की बात की जा रही है और चाइना की बात की जा रही। नेपाल जो भी एक्ट कर रहा है उसके पीछे चाइना का हाथ होना, इसको कहा जाता है बीस्ट ऑफ चाइना, यानी अपनी शक्ति किसी और को दे देना, या कह सकते हैं कि हम किसी और के अनुसार काम करना। देखो, एक कंसर्निंग इशूज़ ये बन जाता है कि जब चाइना के द्वारा लद्दाख में बॉर्डर डिस्प्यूट को बढ़ाया जा रहा है, तो उसी समय नेपाल के द्वारा भी बॉर्डर डिस्प्यूट को लाना, ये काफ़ी कंसर्निंग इशूज़ है इंडिया के लिए।
क्योंकि अगर आपके सभी कंट्री से क्या होगा, बॉर्डर संबंधी डिस्प्यूट होंगे तो आपका जो हित है वो कॉन्फ्लिक्ट में रहेगा हमेशा। तो इसीलिए भारत को क्या करना है, जल्द से जल्द इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करना है और इंडिया नेपाल के रिलेशन जो हैं फिर से बेहतरी में आ सकें। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो इमेज है, यहाँ पर आप आसानी से समझ सकते हैं कि विवाद आखिर है क्या। देखो 1816 में क्या हुआ था, सगौली की संधि हुई थी ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच में। इसमें क्या कहा गया था, इसमें कहा गया था कि महाकाली नदी जो है यानी काली रिवर जो है नेपाल की पश्चिमी बाउंड्री होगी और भारत और पूर्वी हिस्से के तरफ नेपाल का अधिकार होगा। मतलब कि काली रिवर के पश्चिम में क्या होगा, इंडिया होगा और पूर्व में क्या होगा, नेपाल होगा। लेकिन भारत का रुख क्या है, भारत का कहना है कि महाकाली नदी जो है काला पानी गांव उत्तराखंड में जो है उससे निकलती है, इसीलिए भारत का हिस्सा है। जबकि नेपाल का क्या मतलब क्लेम है, नेपाल का क्लेम है कि महाकाली नदी जो है लिम्पुदुर्रा से निकलती है, इसीलिए लिम्पुदुर्रा, लिपुलेख और काला पानी नेपाल का हिस्सा है। नेपाल के द्वारा जो क्लेम किया जाता है वो 1816 संधि के आधार पर किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर अगर बात की जाए, देखो नेपाल हैज़ 2 ट्रांजैक्शन विद इंडिया एंड चाइना। चाइना और भारत के साथ और नेपाल के 3 ट्रांजैक्शन हैं। कौन कौन से हैं, पहला है लिपुलेख काला पानी उत्तराखंड में। उसके बाद अगर बात की जाए, यहाँ पर 1 मिनट, ये लिखा हुआ है लिपुलेख जो है वो उत्तराखंड में है, ठीक है, ये हमने जाना। उसके बाद अगर बात की जाए आगे आर्टिकल में क्या कहा जाता है, आगे आर्टिकल में ये कहा जाता है कि अब भारत को जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हाल ही में पास किया है नेपाल ने, उसका विरोध तो करना ही है और इसको रिजॉल्व करने के लिए क्या करना है, डायलॉग करना है। डायलॉग का मतलब होता है कि आपस में संवाद करना है इंडिया और नेपाल के बीच में। जब संवाद होगा तभी इस डिस्प्यूट को सुलझाया जा सकता है। उसके बाद अगर बात की जाए इंडिया नेपाल रिलेशनशिप की बैकग्राउंड की जो बात की जाए, उसको आप इंट्रो में लिख सकते हैं इंडिया चाइना रिलेशनशिप में। देखो भारत और नेपाल के बीच में जो संबंध है काफ़ी हिस्टोरिकल हैं और काफ़ी प्राचीन काल से ये चले आ रहे हैं। उसके बाद अगर बात की जाए दोनों पड़ोसी देशों की, ये दोनों सीमा बनाते हैं। भारत जो है 3 ओर से नेपाल को टच करता है, यहाँ पर नॉर्थ साइड में करता है और पूर्वी साइड में और पश्चिमी साइड में। उसके बाद अगर बात की जाए, देखो नेपाल एक मिनट, नेपाल एक क्या है, नेपाल एक जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, नेपाल एक एशिया का स्थल रुद्ध देश है, जिसके कारण इसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। और अगर बात की जाए भारत नेपाल के बीच में क्या धार्मिक संबंध हैं, सांस्कृतिक संबंध हैं और भाषाई समानता पाई जाती है। मतलब कि धार्मिक समानता, सांस्कृतिक समानता के कारण भारत और नेपाल के बीच में पीपल टू पीपल कांटेक्ट जो है वो काफ़ी अधिक है। भारत और नेपाल के बीच में कई बस सर्विस चलाई जाती हैं, रक्सौल से काठमांडू के लिए, नई दिल्ली से काठमांडू के लिए। तो ये संबंध जो हैं काफ़ी अच्छे संबंध हैं भारत और नेपाल के। लेकिन अभी जो डिस्प्यूट पैदा हुआ है इसके कारण संबंधों में थोड़ा सा टकराव की स्थिति आई है। अगर बात की जाए भारत और नेपाल के बीच में 1950 में, देखो जब भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद 1950 में एक मैत्री संधि हुई थी, मैत्री शांति संधि हुई थी भारत और नेपाल के बीच में। इसको आप मेंस में आंसर राइटिंग में ज़रूर लिखिएगा। और इसमें क्या किया, इसमें देखो नेपाल के नागरिकों को ये सुविधा दी गई थी कि भाई भारत के नागरिकों के समान कुछ सुविधाएं उठा सकते हैं, ठीक है। और भारत में अभी करीब 80 लाख जो नेपाली जो हैं वो कार्यरत हैं इसी संधि का लाभ उठाकर। उसके बाद अगर बात की जाए 2005 में क्या हुआ था, 2005 में नेपाल के 7 दलों की बैठक हुई थी माओवादियों के साथ नई दिल्ली में। कहाँ हुई थी, नई दिल्ली में। और सभी सहमत हुए थे लोकतंत्र स्थापित करने पर, और लोकतंत्र बनाने की जो प्रक्रिया है वो शुरुआत हुई थी 2005 से दिल्ली डायलॉग से, जिसमें 7 दल शामिल हुए थे नेपाल के और माओवादी संगठन शामिल हुए थे। उसके बाद अगर आर्थिक संबंधों की अगर बात की जाए, इकोनॉमिक जो रिलेशनशिप है भारत और नेपाल के बीच में 1996 से 1996 से अभी तक 11 गुना इकोनॉमिक जो टाइज हैं वो बढ़ चुके हैं नेपाल की ओर से। मतलब कि नेपाल का निर्यात जो है भारत को 11 गुना बढ़ चुका है 1996 से 2013-14 तक के आंकड़े हैं ये। उसके बाद अगर बात की जाए भारत से निर्यात का आंकड़ा जो है वो 1525 करोड़ डॉलर से बढ़कर हो गया है 29,545 करोड़, लगभग 7 गुना बढ़ गया है। मतलब कि नेपाल से इंडिया के लिए 11 गुना की वृद्धि हुई है और भारत से नेपाल के लिए 7 गुना की वृद्धि हुई है। अगर बात की जाए, देखो इस प्रकार क्या है कि दोनों देशों के लिए
ये इम्पॉर्टेंट हैं इकोनॉमिक टाइज। भारत से नेपाल को कौन कौन सी चीज़ें निर्यात की जाती हैं? पेट्रोलियम प्रोडक्ट, मोटर वाहन के प्रोडक्ट, मशीनरी, इलेक्ट्रिक तार, कोयला और सीमेंट। नेपाल से भारत को क्या क्या ट्रांसपोर्ट किया जाता है या निर्यात किया जाता है? पॉलिस्टर का धागा, जूट का सामान, इलायची, पाइप, जूते और पत्थर, ये जो है वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं भारत को नेपाल की ओर से। उसके बाद अगर बात की जाए, यहाँ पर एक मिनट देखो, इंडिया के नेपाल में लगभग 150 संस्थान कार्यरत हैं जो कि विनिर्माण के क्षेत्र में, सर्विस के क्षेत्र में और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं नेपाल में। जैसे SBI हो गया, SBI बैंकिंग सर्विस प्रदान कर रहा है नेपाल में, MTNL हो गया, BSNL हो गया, विभिन्न प्रकार के जो संस्थान हैं या जो इंस्टीट्यूशन है वो नेपाल में काम कर रहे हैं। भारत के 150 के लगभग इनकी संख्या है। और अगर बात की जाए, अभी हाल ही में हमने बताया कि डिस्प्यूट के कारण जो है कुछ संबंधों में टकराव आया है। भारत के लिए ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? इस तनाव को कम करना क्यों इम्पॉर्टेंट है? देखो, भारत के लिए इस तनाव को कम करना कंक्लूजन में हम देख सकते हैं क्यों इम्पॉर्टेंट है। ये नेपाल की जो स्थिति है वो कैसी है? वो भौगोलिक रणनीतिक स्थिति है, स्थलरुद्ध देश है और इंडिया और चाइना के बीच में ये कुछ बॉर्डर के लिए ये बफर का काम करता है। अगर नेपाल जो है चाइना के करीब जाता है तो क्या होगा? चाइना से नेपाल के जो संबंध है वो अच्छे होंगे, जो कि इंडिया के हित में नहीं होंगे। दूसरी अगर बात की जाए कि भारत के लिए सिक्योरिटी का रीज़न भी है, क्योंकि नेपाल से हमारा बॉर्डर क्या है? ओपन बॉर्डर है। और ओपन बॉर्डर पर क्या है? नेपाल के साथ हमारी कोई फेंसिंग नहीं है। इस प्रकार से सिक्योरिटी कंसर्निंग भी है, क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा इस बॉर्डर का फ़ायदा उठाया जा सकता है। अगर हमारे डिस्प्यूट होते हैं नेपाल के द्वारा, तो इस जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अगर बात की जाए भारत नेपाल के बीच में आर्थिक सहयोग की, तो हमने बात की करीब लगभग 40,000 करोड़ का जो व्यापार होता है दोनों देशों के आपस में। तो इस प्रकार हमने ये जाना कि भारत नेपाल के बीच में क्या संबंध है और क्या इम्पोर्टेंस है और वर्तमान में क्या जो तनाव है या क्या डिस्प्यूट चल रहा है। कंक्लूजन में अगर बात की जाए, भारत और नेपाल को एक महत्वपूर्ण तरीके से आपसी में ये हल करना है और इस विवाद को निपटाना है, जो कि दोनों देशों के लिए अहम है। देखो, भारत और नेपाल की मित्रता की जो छवि है पूरे देश में गुडविल बनी हुई है। अगर इस गुडविल को बनाए रखना है या इस अच्छी छवि को बनाए रखना है तो दोनों देशों को ये शांति वार्ता से इसको निपटाना होगा। और इसके लिए 2014 में एक बने भारत नेपाल संयुक्त आयोग की सहायता भी ली जा सकती है या उस माध्यम का प्रयोग भी किया जा सकता है। भारत नेपाल संयुक्त आयोग जो कि 2014 में बना था, जब प्रधानमंत्री मोदी नेपाल गए थे सार्क सम्मेलन में भाग लेने के लिए। इस भारत नेपाल संयुक्त आयोग को इसलिए बनाया गया था कि जब भी कोई डिस्प्यूट होता है या कोई भी वार्तालाप होता है, द्विपक्षीय वार्तालाप, बायलेटरल जब होता है, कोई मीटिंग होती है यानी द्विपक्षीय वार्ता होती है, तो इस माध्यम को अपनाया जा सकता है और इस माध्यम का उपयोग करके भारत नेपाल अपने विवादों को हल कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया। अगर कोई भी आंसर लिखना हो आपको भारत नेपाल संबंधित, तो आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना कोविड-19 के दौरान क्या सेफ़ है, इसके बारे में है। काफ़ी डिटेल से हम इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता क्या है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अगर बात की जाए तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो परिभाषा होती है वो सार्वजनिक परिवहन एक ऐसा परिवहन है, मतलब कि ट्रांसपोर्ट की एक ऐसी प्रणाली है जिसका प्रयोग सामान्य जनता के द्वारा यानी जनरली सभी लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एक निश्चित समय पर इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कि जो ट्रेन्स होती हैं यानी रेलवेज़ होती हैं, उनमें सभी ट्रेनों की लगभग टाइम टेबल जो है वो फिक्स होती है। आप अगर उसी टाइम पर पहुंचेंगे तो आपको वह ट्रेन मिल जाएगी और आप अपने गंतव्य तक यानी आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। इसके एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो इसमें मेट्रो आता है, सिटी बसें आती हैं, ट्रेनें आती हैं, एयरलाइंस आती हैं, शिप्स आते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए इनके ऑपरेशंस की कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो ऑपरेशन है वो किस प्रकार का होता है। देखो, परिचालन का जो माध्यम है, सबसे पहले अगर इनकी कार्यप्रणाली की बात की जाए तो उसमें आता है ऑपरेशंस किस प्रकार के होते हैं। देखो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो इसके माध्यम जो हैं वो परिचालन के अलग अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए रोड हो सकता है, रेल हो सकती है, एयर
एयर मार्ग हो सकता है यानी वायु मार्ग हो सकता है, वाटर भी हो सकता है यानी जल मार्ग हो सकता है, ठीक है। ये तो परिचालन के माध्यम होंगे। उसके बाद अगर बात की जाए इंटरचेंज की व्यवस्था क्या होती है, इंटरचेंज की व्यवस्था एक ऐसा माध्यम होती है या ऐसी जगह होती है जहां एक सार्वजनिक परिवहन से दूसरे सार्वजनिक परिवहन को बदला जाता है। देखो जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर ए पॉइंट है कोई और ए है बी पॉइंट, ए से बी तक आपको जाना है, लेकिन कोई डायरेक्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करेंगे, सी पॉइंट पे जाएंगे पहले और सी पॉइंट से बी पॉइंट लिंक है, तो आप सी पॉइंट पर जब जाएंगे तो सी पॉइंट क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरचेंजिंग, यानी इस जगह आप इंटरचेंज करेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और आप अपने डेस्टिनेशन बी पर पहुंच जाएंगे। देखो ये इंटरचेंज जो है वो सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप बस से गए तो बस से भी आगे की जो दूरी है वो बस से भी तय की जा सकती है, जिस प्रकार का आगे ट्रांसपोर्ट होगा आप उससे जा सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आप किसी डेस्टिनेशन को जाने के लिए क्या करते हैं, ऑटो से आप जाते हैं मेट्रो स्टेशन और मेट्रो से फिर आप अपने डेस्टिनेशन पर जाते हैं। तो जो मेट्रो स्टेशन है वो पॉइंट ऑफ इंटरचेंजिंग है। यहाँ पर क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट का जो मीडियम है वो भी बदल गया, पहले आप रोड से जा रहे थे उसके बाद आप मेट्रो से जा रहे हैं। तो इस प्रकार जो है इंटरचेंजिंग की जो बात है वो भी ऑपरेटिंग में आती है और कार्यप्रणाली में आती है। उसके बाद अगर बात की जाए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एक अन्य कार्यप्रणाली में क्या शामिल है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि टाइम टेबल। सार्वजनिक परिवहन के लिए एक टाइम टेबल होना ज़रूरी होता है। सार्वजनिक परिवहन जो है वो एक निश्चित समय पर चलता है, ये 24 आवर्स हो सकता है यानी 24 घंटे चल सकता है। मेट्रो की तरह आप देख सकते हैं कि कुछ विशेष हावर्स में ये चलता है एक निश्चित समय के लिए। उसके बाद अगर बात की जाए अन्य फंडिंग की, फंडिंग जो है ट्रांसपोर्ट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जो फंडिंग है वो कहाँ से प्राप्त होती है, प्राप्त होती है टिकट से, जो आप टिकट खरीदते हैं वहाँ से प्राप्त होती है। और आपने देखा होगा मेट्रो या बसेस पर जो एडवर्टाइजमेंट होता है, यानी विज्ञापन होता है, वहाँ से प्राप्त होती है। और जो गुड्स कैरी की जाती हैं, मतलब कि सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाया जाता है, उसके द्वारा और पार्किंग शुल्क के द्वारा भी ये फंड प्राप्त किया जाता है। अगर बात की जाए एक अन्य मेजर्स की, वो क्या है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हमें क्या प्राप्त होता है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अधिक रहती है निजी ट्रांसपोर्ट की अपेक्षा। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अगर बात की जाए तो सबसे पहले इसके प्रभावों की अगर बात की जाए तो सबसे पहला प्रभाव क्या है, इसका जो यूज़ करना वो क्या है, वो सबसे सरल है, मतलब कि कोई भी इसे यूज़ कर सकता है। देखो जो व्यक्ति बाइक चलाना नहीं जानता, कार चलाना नहीं जानता, उसके द्वारा अगर किसी ए स्थान से बी स्थान पर जाना है तो वो कैसे जाएगा, या तो वो पैदल जाएगा या बाइसिकल का प्रयोग करेगा। लेकिन अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया जाए, जैसे बस से जाए, तो उसे ना तो कार चलानी है ना तो बाइक चलानी है, तो वह पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करके अपने डेस्टिनेशन पर आसानी से पहुंच सकता है। उसके बाद अगर बात की जाए पर्यावरण इफेक्ट की, तो देखो निजी परिवहन की तुलना में कम नुकसान होता है। मान लीजिए एक व्यक्ति अपनी कार से जाता है, दूसरा व्यक्ति अपनी कार से जाता है, तीसरा व्यक्ति अपनी कार से जाता है, तो इसके दौरान जो इमिशन होगा, कार्बन इमिशन होगा और जो हार्मफुल इमिशन होगा वह अधिक होगा एवरेज टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जैसे मान लीजिए एक बस है, उसमें 70 सीट्स हैं, तो 70 लोग जो है एक साथ ट्रेवल कर सकते हैं, तो औसत जो उत्सर्जन है पर्यावरण के लिए, जो नुकसानदायक उत्सर्जन है वो कम होता है। कार्बन फुटप्रिंट भी कम होता है प्रति व्यक्ति, ऊर्जा की खपत भी कम होती है प्रति व्यक्ति, एनर्जी भी कम खर्च में होती है पर व्यक्ति के अकॉर्डिंग। उसके बाद हाइड्रोजन फ्यूल पर भी रिसर्च की जा रही है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के कारण। तो ये पर्यावरण पर जो प्रभाव है वो हमने डिस्कस किए। उसके बाद अगर बात की जाए सोशल इम्पैक्ट क्या है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के, सोशल इम्पैक्ट का मतलब है कि सामाजिक इम्पैक्ट क्या है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। देखो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से क्या होता है कि एक ही बस में डिफरेंट रेस, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कास्ट के लोग जो हैं वो सफ़र करते हैं, तो क्या होता है इससे सामाजिक भेदभाव जो है वो कम होता है, क्योंकि बस में विभिन्न जाति के लोग एक साथ, विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ सफ़र करते हैं, तो सामाजिक भेदभाव जो है वो कम होता है। उसके बाद अगर बात की जाए ये सभी लोगों तक पहुँचे, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि जो व्यक्ति कार और बाइक चलाना नहीं जानता वह अपने निजी ट्रांसपोर्ट का यूज़ कैसे कर सकता है, या तो वह पैदल जाएगा या फिर बाइसिकल का प्रयोग करेगा। लेकिन अगर उसे चलाना ही नहीं आता है तो फिर वह क्या करेगा, तो हमने बताया था कि वह पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकेगा। अगर बात की जाए सभी लोगों की पहुंच तक, तो इनमें
जो दिव्यांग हैं और जो बच्चे हैं, वृद्ध हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जा सकता है। मतलब कि इससे कहने का मतलब ये है कि कोई भी इससे अपने गंतव्य और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकता है। अगर बात की जाए इकोनॉमिक इम्पैक्ट की, तो ये क्या करता है, इन्वेस्टमेंट के लिए एक फील्ड प्रदान करता है या इन्वेस्टमेंट के लिए एक सेक्टर को डेवलप करता है। मतलब ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है एक इन्वेस्टमेंट का सेक्टर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए, ये एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ता है, यानी कनेक्टिविटी प्रदान करता है आसानी से। दूसरी अगर बात की जाए, जॉब्स ये प्रोवाइड कराता है, लाखों रोज़गार जो हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मिले हुए हैं, ठीक है। तो ये आर्थिक प्रभाव की बात हुई इसकी। अगर बात की जाए कि चुनौतियाँ क्या क्या हैं या जो लिमिटेशन है वो क्या क्या हैं, देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे कि कोविड-19 से संबंधित क्या इशूज़ है। अभी तो हम ट्रांसपोर्ट से संबंधित जो बैकग्राउंड है या बेसिक बातें हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। देखो अगर बात की जाए लिमिटेशन की, तो ट्रैफिक कंजेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए क्या है, ट्रैफिक कंजेशन बहुत ज़्यादा है। आपने देखा होगा बस स्टैंड पर क्या होता है, बहुत सारी बसें खड़ी रहती हैं, भीड़ होती है बहुत। और दूसरी अगर बात की जाए, रोड्स पर जो है बसों की संख्या भी आपने देखी होगी कि किस तरह से बढ़ती जा रही है और ट्रैफिक जो है कंजेस्ट होता जा रहा है, यानी ट्रैफिक की जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। कई बार क्या होता है कि आपको अगर एक स्थान से ए स्थान से बी स्थान तक पहुंचने में 20 मिनट का समय लगता है, मान लीजिए जनरली आपको 20 मिनट का समय लगता है जब रोड जो है वो बिल्कुल ओपन होता है, ठीक है, या कम भीड़ होती है। लेकिन जब कंजेस्टेड होता है ट्रैफिक, तब क्या होता है कि 1 से 2 घंटे या 5 घंटे भी आपको लग सकते हैं। मुंबई, बेंगलोर और दिल्ली जैसे शहरों में आपने देखा होगा कि कम दूरी तय करने के लिए आपको कितना अधिक समय खर्च करना पड़ता है। उसके बाद अगर बात की जाए पार्किंग की समस्या है। देखो पार्किंग की समस्या बड़े शहरों में काफ़ी अधिक है। क्योंकि स्पेस वहाँ जो है वो कम होता जा रहा है दिन ब दिन। तो पार्किंग की समस्या की भी चुनौती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट या किसी भी ट्रांसपोर्ट के समय। उसके बाद हमने जो डिस्कस किया था ट्रैफिक कंजेशन में, उसी में एक पॉइंट और जोड़ लेते हैं कि समय अधिक लगता है, ठीक। उसके बाद अगर बात की जाए कि सार्वजनिक परिवहन जो है अभी एडिक्वेट मात्रा में नहीं है, मतलब कि अपर्याप्त मात्रा में है। सार्वजनिक परिवहन की जो पहुंच है वो दूर दराज के क्षेत्रों में अभी नहीं हो पाई है, ये इसकी एक चुनौती है। उसके बाद सार्वजनिक प्लेसेस को नुकसान होता है, यानी पब्लिक प्लेसेस जो हैं उनको काफ़ी नुकसान होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के कारण। उसके बाद अगर बात की जाए इनकी मेंटेनेंस और जो निर्माण की जो लागत है वो काफ़ी अधिक है। बसेस की लागत, इनकी मेंटेनेंस की कॉस्ट जो है काफ़ी हाई है। उसके बाद अगर बात की जाए पर्यावरण पर जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, हालांकि प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से कम पड़ता है, लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। उसके बाद अगर बात की जाए इंटरचेंजिंग की भी समस्या है। काफ़ी सारे रूरल एरियाज़ में क्या है, इंटरचेंजिंग के साधन नहीं है, तो ग्रामीण एरियाज़ में इंटरचेंजिंग की समस्या बनी रहती है। इंटरचेंजिंग को हमने काफ़ी डिटेल में बताया था आपको। उसके बाद फ़ंड की कमी है, ठीक है। सबसे मेन इशू जो है वो है फ़ंड की कमी, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के पास क्या है, अपने ऑपरेशन चलाने के लिए फ़ंड्स की कमी है। अब हम डिस्कस करेंगे कि कोविड-19 और सार्वजनिक परिवहन में क्या संबंध है और किस प्रकार से ये रिलेट है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही उठता है कि क्या कोविड-19 के दौरान, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि क्या कोविड-19 स्प्रेड हो सकता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम से। तो देखो इसका आंसर देना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी हाल ही में MIT के द्वारा यानी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा एक सर्वे किया गया था। उसमें ये बताया गया था कि जब लॉकडाउन के कारण पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रोका गया था तो लोगों ने क्या किया था, सबवे का प्रयोग करना अधिक शुरू कर दिया था। यानी सबवे पर क्या हुआ था, भीड़ हो गई थी। सबवे जो होते हैं जो रोड्स के साइड में बने होते हैं, तो वहाँ पर क्या हुआ था कि भीड़ बढ़ गई थी। इस कारण क्या हुआ था कि कोविड-19 का जो एक्सपेंशन है वो काफ़ी तेज़ी से हो गया था। तो इस वजह से राइटर यहाँ पर ये बताते हैं कि भारत ने जो तो काफ़ी पहले ही लॉकडाउन लगा दिया था, कंप्लीट लॉकडाउन ट्रांसपोर्ट पर भी। उसके बावजूद अब जो है भारत ने क्या किया, रीस्टार्ट कर रहा है ट्रांसपोर्ट को। तो एक स्पेशली हमें ध्यान रखना है किसका, मेट्रो रेल का हमें स्पेशली ध्यान रखना है कि यहाँ से कोविड-19 जो है वो फैल सकता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। उसके बाद अगर बात की जाए कि जनता के मन में क्या हो गया है, जनता के मन में एक डर सा माहौल पैदा हो गया है कोविड-19 का, और वह पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना अवॉइड कर रहे हैं। यानी
पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जानबूझकर यूज़ नहीं कर रहे हैं लोग, क्योंकि उनके मन में कोविड-19 फैलने का खतरा का एक डर जो पैदा हो गया है। तो आवश्यकता ये है कि हमें इस डर को दूर करना है। और दूसरी बात अगर की जाए, देखो काफ़ी सारी गाइडलाइंस यहाँ पर दी हुई हैं। देखो क्या हुआ है कि जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जगह लोग टू व्हीलर्स और अपनी कार्स का यूज़ जो है वो ज़्यादा करने लगे हैं। यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि एक बस में जो है मैक्सिमम 20 पैसेंजर अलाउ हैं और लिमिटेड फ्रीक्वेंसी जो है वो मैनी रूट्स पर लागू की गई। मतलब कि उतनी फ्रीक्वेंसी अभी नहीं है जितनी पहले थी, मतलब जितने फेरे पहले बसें लगाती थी उतने फेरे अब नहीं लगा रही हैं। उसके बावजूद लोगों के मन में जो कोविड-19 का फियर है वो बैठा हुआ है। उसके बाद अगर बात की जाए, देखो कोविड-19 फैलने के जो खतरे हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप मेट्रो को ऑपरेट करते हैं तो यहाँ पर टोकन्स, पुश बटन, ऑन लिफ्ट, हैंडरेल, स्टेशन, एलिवेटर, जो विभिन्न, जैसे मान लीजिए आप टोकन लेंगे तो आपके लिए कोविड-19 फैलने का भी यहाँ पर भी रिस्क है, वायरल ट्रांसमिशन का, और पुश बटन से भी है। मतलब विभिन्न प्रकार की जो आप एक्टिविटीज़ करेंगे मेट्रो स्टेशन पर, उनसे कोविड-19 फैलने का रिस्क है। उसके बाद अगर बात की जाए, देखो इतने सारे मेजर्स अपनाए गए हैं, मतलब कि दरवाजे को आपको अपने ओपन नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक तो ओपन होता ही है, ठीक है। और टोकन से संबंधित भी गाइडलाइंस जारी की गई। लेकिन क्या ये मेजर्स जो हैं पर्याप्त होंगे कोविड-19 को रोकने के लिए? देखो दुनिया भर में जो रिसर्च हुई है उसमें यही पता चलता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो से कम्यूट कर सकता है कोविड-19, मतलब कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कोविड-19 फैल सकता है। अगर आपने अच्छे से सोशल डिस्टेंसिंग और जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन नहीं किया तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी कोविड-19 फैल सकता है। उसके बाद अगर बात की जाए, यहाँ पर एक अन्य टाइप का एक इशूज़ लिखा हुआ है कि इंडोर एरियाज़ अंडर एसी, मतलब कि ऐसे क्षेत्र जो एसी में हैं, यानी उनमें कोविड-19 फैलने का खतरा ज़्यादा है। अब मेट्रो में क्या होता है, मेट्रो फुली एसी होती है, तो आप क्या कर सकते हैं, मेट्रो को नॉन एसी में चला सकते हैं, मतलब कि उसकी एसी को बंद करके इसको चला सकते हैं। उसके बाद अगर आप एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो भी कोविड-19 फैल सकता है, क्लॉथ से, बॉडी कांटेक्ट से। तो आपको एक दूसरे से दूर रहना है, क्लॉथ बिल्कुल टच नहीं होने, बॉडी कांटेक्ट नहीं करना है किसी से। ये सुझाव जो हैं वो दिए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर बात की जाए, जो लास्ट में जो लिखा हुआ है सजेशन फॉर मोर सेफ्टी, देखो सजेशन में सबसे पहला सजेशन तो यही है कि ऐसे स्टाफ को लागू किया जाए जो फ्रीक्वेंट इंटरवल पर सभी को, जो मूविंग ट्रेन है उनको हैंड ग्रिप्स को और उनके जो पकड़ने वाले हैंडल होते हैं ना, जिनसे लोग चढ़ते हैं ट्रेन में उतरते हैं, उनको साफ़ किया जाए। उसके बाद सैनिटाइज़ किया जाए एवरी ट्रेवल को, मतलब प्रत्येक यात्री को सैनिटाइज़ किया जाए मेट्रो स्टेशन में इंटर करने से और एग्ज़िट करने पर। उसके बाद अगर बात की जाए, कुछ ऐसे वॉलंटियर लोगों को लगाया जा सकता है जो कि वॉश बेसिंग का काम, मतलब कि क्लीनिंग का काम कर सकते हैं। उसके बाद देखो एक आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, यात्री जो है जल्दबाजी में क्या होता है कि वह भूल जाता है कि उसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, और वह जल्दबाजी में एक दूसरे से टच भी हो सकता है। और तो इसके लिए क्या किया जा सकता है, वॉलंटरी डिस्पेंसिंग की जा सकती है, मतलब कि स्वैच्छिक लोग लगाए जा सकते हैं प्लेटफॉर्म पर जो वॉलंटरी बेस से काम करना चाहते हैं, लोगों को सैनिटाइज करने के लिए, उनके हैंड्स को, और विभिन्न प्रकार की जो सैनिटाइजेशन एक्टिविटीज़ हैं उनको करने के लिए। उसके अलावा एक कॉन्टैक्ट लेस वॉश बेसिन लगाया जा सकता है प्लेटफॉर्म पर, यानी उसमें कॉन्टैक्ट ना हो, सेंसर बेस्ड होंगे वो, जैसे ही कोई व्यक्ति अपने हाथ को आगे बढ़ाएगा तो वह सैनिटाइज हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार की जो मेजर्स हैं या सुझाव हैं वो अपनाए जा सकते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए, दरवाजे को, मेट्रो रेल को ऐसा प्लान करना है कि दरवाजे ओपन रहें और ओपन डोर से मेट्रो को ऑपरेशन किया जाए। लेकिन देखो ओपन डोर से ऑपरेशन करना काफ़ी कंसर्निंग इशूज़ भी शामिल हो सकता है, क्योंकि सिक्योरिटी और सेफ्टी जो है वो लोगों को काफ़ी जागरूक करना होगा, और इस प्रकार का कोई एक्सपेरिमेंट अभी नहीं किया गया है। तो अगर गवर्नमेंट जो है मेट्रो को ओपन डोर में चलाती है तो इसके लिए केयरफुली इसको लागू करना होगा। अंत में अगर बात की जाए तो यहाँ पर कंक्लूजन में ये लिखा हुआ है कि बोथ अथॉरिटी एंड पब्लिक, यानी जनता और सरकार और अथॉरिटी को कीप कर, मतलब मन में और अपने दिमाग में ये शामिल करना है कि उन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को स्वच्छ बनाना है और सुरक्षित बनाना है, सेफ़ करना है। मतलब कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कोविड-19 ना फैले, इसके लिए अथॉरिटी और पब्लिक दोनों को कन्वर्जेंस रूप से काम करना होगा, या कह सकते हैं कि हम इसके साथ एकजुट होकर लड़ना होगा। दूसरी बात अगर की जाए कि यहाँ पर देखो
एज पोल्यूशन एंड एक्सीडेंट किल मोर पीपल इन इंडिया। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि प्रदूषण और एक्सीडेंट के कारण भारत में पहले से ही बहुत सारे लोग मरते हैं और उनकी डेथ होती है। देन कोविड-19 डज नाउ, और अब कोविड-19 का समय है। अगर आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस प्रकार से सही से इसको गाइडलाइन और सुचारू रूप से इसको मेंटेन नहीं किया तो ये और बढ़ सकती है। उसके बाद अगर यहाँ पर बात की जाए, बस ट्रेन मस्ट बी परसीव्ड एज सेफ। बस और ट्रेनों को सुरक्षित बनाना और सुरक्षित तय करना या उनका मानक तय करना ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और जब बसेस और ट्रेन सुरक्षित होंगी तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, सो इज वाइटल एश्योर ओवरलेस द पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ पब्लिक नॉट फॉर वायरस। इस प्रकार क्या होगा, जब बसेस और ट्रेन हमारी सेफ़ होंगी तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो पब्लिक के लिए होगा, ना कि वायरस के लिए। तो कहने का मतलब यही है, कंक्लूजन में यही लिखा जा सकता है कि आवश्यकता तो ये है कि हमें जागरूक होकर रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है कोविड-19 से बचने के लिए। कोविड-19 का अभी वर्तमान में एक ही उपाय है बचने का, वो है सोशल डिस्टेंसिंग। तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल ओनली सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।